हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रकृतिवाद और शिक्षा के विषय में जानेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको आदर्शवाद और आदर्शवाद की शिक्षा बताई, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि आपको वही पॉइंट रखने हैं जो मैंने उसमें बताया। मैंने क्या क्या पॉइंट बताया, आपको एक बार रिकैप याद दिला देता हूँ कि सबसे पहले पाठ्यक्रम लेना है, फिर शिक्षण विधियाँ लेनी है, फिर शिक्षक लेना है, फिर छात्र लेना है, फिर अनुशासन लेना है, और उसके बाद हमें देखना है कि वो उसका जो विद्यालय क्या है और उसके अनुशासन क्या है, और एक बार मूल्यांकन करना है। ठीक, अब बात करते हैं प्रकृतिवाद और उसकी शिक्षा के बारे में। पहले हम ये जान लेते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि दर्शन में, हर दर्शन में, चाहे प्रकृतिवाद का दर्शन हो चाहे आदर्शवाद का दर्शन हो, सबकी विचारधारा अपने क्षेत्र में अलग है। यही कारण है प्रकृतिवाद जो है एक ऐसी विचारधारा थी जो प्रकृतिवाद एक ऐसी विचारधारा थी जो कि एक क्रांति के रूप में जन्म लिया, क्योंकि जो प्रकृतिवाद था वो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित था। कैसा था? इससे पूर्व कहा जाए चाहे आदर्शवाद रहा हो या कभी और कोई भी रहा हो, परंतु सब क्या थे? शिक्षक केंद्रित थे। शिक्षक जो कह देता था वही सत्य था, और शिक्षा के जो शिक्षक था उसके अकॉर्डिंग ही शिक्षा दी जाती थी। शिक्षक जैसा चाहे वैसा पढ़ा सकता था, क्योंकि शिक्षक को ईश्वर तुल्य हमेशा माना गया, आज भी माना गया है, मगर वो अपने अकॉर्डिंग शिक्षा देना चाहता था और देता भी था। परंतु जैसे जैसे प्रकृतिवाद ने जन्म लिया, वैसे वैसे कहा जाए कि इसमें जो था, मतलब इसमें बाल केंद्रित शिक्षा पर विश्वास होने लगा। और इसका दूसरा मुख्य कारण था कि जो आदर्शवाद की जो शिक्षा थी, आइडियलिज्म शिक्षा थी, वो आध्यात्मिक जगत को महत्व देती थी, परंतु ये आध्यात्मिक जगत को मिथ्या बताती है और कहती है कि प्रकृति जो है जीवन जीने का सबसे अच्छा माध्यम है। प्रकृति ही जीवन जीने का माध्यम बताती है। जैसे चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई कीड़ा हो, चाहे कोई मानव हो, सबको प्रकृति सिखाती है, ना कि कोई व्यक्ति सिखाता है। मान लीजिए जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल लेकर बताना चाहा कि चाहे कीड़े हो, चाहे मकोड़े हो, चाहे जानवर हो, सब अपना अपना जीवन यापन अपने अपने तरीके से करते हैं। उन्हें कोई ट्रेंड करने वाला नहीं होता। उसी तरीके से उसे कौन ट्रेंड करता है? प्रकृति ट्रेंड करती है। यहाँ पर भी जो बालक है उसे प्रकृति ट्रेंड कर रही है, ना कि शिक्षक कर रहा है। शिक्षक केवल सहायक के रूप में है, ना कि एक गुरु के रूप में है। ठीक, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि जो इसका पाठ्यक्रम क्या होगा। तो हम पाठ्यक्रम की बात करें, प्रकृतिवाद का पाठ्यक्रम को हम कहते हैं करिकुलम। कैरिकुलम क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें क्या होता है कि पूरी रूपरेखा तैयार करी जाती है कि बच्चों को कैसे विकसित करना है। सिलेबस अलग होता है, जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। हम आपके लिए शिक्षक बनने के लिए जो तैयारी करा रहे हैं वो क्या है? आपका कैरिकुलम। और जो आपका सिलेबस है वो क्या है? आपका कहा जाए जो तो कैरिकुलम हो गया। जो आपको शिक्षक बनाना चाहने के लिए हम जो एक्टिविटीज करा रहे हैं, आपको पढ़ाना सिखा रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल करा रहे हैं, आपको बाहर की नॉलेज लेना सिखा रहे हैं, और जो हम पढ़ा रहे हैं मतलब बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, वो क्या है? आपकी सिलेबस। क्लियर? अब इसमें रूसो जो था, मैंने आपको बताया है कि जो प्रकृतिवाद का जनक कहा जाए या सबसे बड़ा समर्थक कहा जाए, वो कौन था? रूसो था। रूसो के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम, ना कि किसी और के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। मुख्य इसके समर्थक कौन कौन थे? इसके स्पेंसर थे। स्पेंसर ने अपना पाठ्यक्रम बताया है, और इसके बाद बहुत सारे लोग थे। हर हेक्सल थे। ये तीन लोग जो बहुत ज्यादा, स्पेंसर और हेक्सल, ये लोगों ने अपना पाठ्यक्रम बताया। परंतु हम रूसो के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि जो पूरा प्रकृतिवाद है वो रूसो के अकॉर्डिंग है। रूसो ने जो पाठ्यक्रम बताया है वो 3 अवस्थाओं के आधार पर बताया है। जैसा कि आप लोगों ने इस पाठ्यक्रम को, इससे पहले भी आपने फर्स्ट पेपर में 3 अवस्थाएं पढ़ी होंगी। कौन कौन सी अवस्थाएं पढ़ी हैं? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था व किशोर अवस्था। शैशव अवस्था क्योंकि आपकी सबसे कम उम्र की अवस्था होती है। उसमें क्या कहा है कि जो बालक है, सबसे छोटा अवस्था होती है, यानी कि जन्म से 5 या 6 वर्ष तक के लिए
तो जो शैशव अवस्था है आपकी, उस अवस्था में रूसो ने कोई पाठ्यक्रम दिया ही नहीं है, पाठ्यक्रम नहीं दिया। उसने कहा कि इस अवस्था में केवल बच्चों को प्रकृति की गोद में छोड़ देना चाहिए, प्रकृति की गोद में, मतलब खेलना है खेले, बात करनी है बात करे, और घूमना है घूमने, मतलब प्रकृति के गोद में दे दिया है। ऐसे कोई प्रशिक्षण नहीं करना चाहिए, प्रकृति ही इस काल को अपने ढंग से विकसित करेगी। सही है, जो बच्चे का नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग प्रकृति ही इसको डेवलप करेगी। उसके बाद आ जाता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की मैं बात करूं तो बाल्यावस्था में ज्ञानेंद्रियों का विकास करना होता है। अब ज्ञानेंद्रियों का विकास के लिए आपको कौन कौन सी चीजें बताई हैं? मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं कि इसकी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, तो हमारी 2 तरीके की इंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियों का विकास ज्यादा करना है, ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियां। देखिए स्टूडेंट, जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह, और कर्म इंद्रियां हैं वह, तो ये जो इंद्रियां हैं, तो इन इंद्रियों के अकॉर्डिंग, जैसे इनको विकसित करने के लिए ज्ञानेंद्रियां मैंने बताया आपको 5 होती हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा। सही है, तो ये क्या है आपको, मतलब आंख, कान, त्वचा, जीवा, तो ये चीजें आपको क्या कर रही है, ज्ञान प्राप्त कर रही है। और कर्म इंद्रियां आपकी क्या है, हाथ पैर, और भी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं आपको सबको पता है कौन कौन सी इंद्रियां, उनके अकॉर्डिंग कर्म इंद्रियां आपको खुद पढ़नी है। ठीक है, और ज्ञानेंद्रिय मैंने आपको पहले ही उसमें बता रखा है कि इस बुक में मिल जाएंगे, ना सही करके आप डिटेल में पढ़ने। ज्ञानेंद्रियां सब जानते हैं, इनको विकसित करना है। इनको विकसित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खेल कूद या शारीरिक शिक्षा, तैरना, गाना, घूमना, कूदना, और वहाँ के क्षेत्रीय भाषा, किशोर अवस्था क्या है, इस बच्चे में बच्चा क्या हो जाता है, अपने आप को जिज्ञासा समझने लगता है, उसे दुनियादारी सीखनी होती है, जिज्ञासा। इसमें उसे दुनियादारी सीखनी होती है, इसलिए उसे सारी चीजें सिखानी चाहिए। भाषा सिखानी चाहिए, अगर उसे बाहर पढ़ना है, भाषा है, गणित है, विज्ञान है, विज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और ये जो कहते हैं, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है इनकी जो है, कि जो छात्रों के रुचि के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए, रुचि के अनुसार जीवन की शिक्षा। जीवन की शिक्षा से तात्पर्य है बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा, जैसे उसे मान लो लकड़ी का काम पसंद है तो लकड़ी के कारपेंटर का काम सिखाना, या फिर उसे मतलब वास्तुशास्त्र है, राजगिरी बनना है, मतलब उसे इस तरीके से जीवन के लिए तैयार करना, उसे अपने मकान, जो भी उसे करना है अपने जीवन में, मतलब जिससे वो अपने घर को कमा कर खिला सके उस चीज को। अब बात करते हैं हम शिक्षण विधियों की, टीचिंग विधि, टीचिंग मेथड। अब मैं टीचिंग मेथड की बात करूं स्टूडेंट्स, तो टीचिंग मेथड क्या हो सकते हैं? देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है करके सीखना, करके सीखना। और नंबर 2 पे रखूंगा मैं इसमें अनुभव द्वारा सीखना, अनुभव द्वारा सीखना। इन्हें मैं मतलब कहूँ तो व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद में ही व्याख्या है, अनुभव से सीखना। और नंबर 3 है इसका प्रत्यक्ष द्वारा सीखना। अब प्रत्यक्ष द्वारा सीखना बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। आप लोगों को प्रोजेक्ट दे दिए जाएं, जैसे आज के समय में प्रोजेक्ट मेथड होते हैं, प्रोजेक्ट विधि है, मॉन्टेसरी विधि है। मॉन्टेसरी आपको आगे पढ़ना है, पूरा चैप्टर है। खेल विधि है, डाल्टन विधि है, निरीक्षण विधि है, ये चीजें आपको पढ़नी है। क्लियर?
इसके बाद आ जाता है आपको कौन सा करना है, पहला पाठ्यक्रम हो गया, दूसरा शिक्षण विधि हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा आपका शिक्षक। शिक्षक मतलब टीचर। टीचर आपका कैसा होगा, टीचर गौड़ होगा। गौड़ सर मतलब सहायक होगा। किसका सहायक, छात्र का सहायक, सहायक, छात्र का सहायक मतलब उसे बस डायरेक्शन देगा, दिशा निर्देश देगा, दिशा निर्देश देगा। छात्र यहाँ पे कैसा होगा, मुख्य, और इसके बाल केंद्रित शिक्षा दी जाएगी। बालक जो चाहेगा उसे वो शिक्षा देनी आनी चाहिए। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा बालक हो गया अनुशासन। अनुशासन मैंने एक नारा दिया था, मैंने बताया था जो नारा था वो दिया गया था, उसमें कहा गया था आदर्शवाद का नारा अनुशासन और प्रकृतिवाद का नारा स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता पर बल देता है। उन्होंने कहा कोई भी बच्चे पर अनुशासन रखना ही नहीं है, बच्चा जो कर रहा है करने दो, बालक को केवल स्वाभाविक अनुशासन होगा। उसे जो लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ तो सही है, स्वाभाविक अनुशासन की बात करता है, ना कि ये इस पे बाह्य अनुशासन भी कोई बात रखी गई है। तो ये स्वाभाविक अनुशासन पर बात करता है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, विद्यालय। विद्यालय कैसा होगा, विद्यालय प्रकृति की गोद में, ना कि जहां पर मतलब एक तरीके से पेड़ पौधे बहुत सारी चीजें हों, मतलब प्रकृति से घिरा हुआ हो, मतलब शहर से दूर। थैंक यू वेरी मच।